छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं बिना कोई देरी किए। आप लोग साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं आंसर दे ही दूंगा, लेकिन अब पहले जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो है आंसर अच्छे से बनेगा। अगर सही देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत होता है तो भाई आंसर तो मैं बताऊंगा ही। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति का संबंध उत्तरी छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उत्तरी और दक्षिणी भाग विशेष करके, यहाँ बहुत सारे जनजातीय निवास करते हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में भी हैं, लेकिन दक्षिण और उत्तर में इनका संकेंद्रण कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि किस जनजाति का संबंध उत्तरी छत्तीसगढ़ से नहीं है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा खनिज उत्तरी छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है या दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कौन सा कोई सा बोली भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बोली उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है। तो ऐसे आप लोग जो है चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो अगर हम लोग देखें भूगोल, तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उसमें अलग टाइप के खनिज मिलते हैं, कोयला वगैरह ज़्यादा है, कोयला बॉक्साइट। वहीं दक्षिण की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो उधर कोरंडम भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, टीन भी मिलता है। मध्य में अगर हम लोग देखें तो चूना और दूसरे खनिज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा खनिज दक्षिण में मिलता है, मध्य में मिलता है, नहीं मिलता है। इस टाइप से जनजातियों के संदर्भ में भी ठीक इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा वन मतलब कि दक्षिण में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। तो इनको आप लोग ध्यान में लेकर के रखिएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं, किस जनजाति का संबंध उत्तरी छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो भाई जो कोरवा जनजाति है, ये तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कोरवा जनजाति जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। कोरकू जनजाति जो कि जमीन खोदने का काम करती है, ये भी उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा वाले भाग में। कोल जनजाति जो कि कोयला उत्खनन का काम करती है। भाई कोयला कहाँ मिलता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो ये तीनों जनजातियां उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। लेकिन जो कोया जनजाति है ना, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ये जो कोया जनजाति है, इसका जो विशेष जो संकेंद्रण है, ये दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश, मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ है कुछ इस तरह का है। छत्तीसगढ़ इस तरफ जो है महाराष्ट्र, ऐसे लगता है ना, महाराष्ट्र कुछ इस तरह का है। इधर फिर आपका तेलंगाना आ जाएगा, इधर आपका ये आ जाएगा। तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जो है कोया जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो कोया जनजाति छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है। तो ये आपका आंसर होगा। ये जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत में वर्ष 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे। तो खरे मंत्रिमंडल, इनका पूरा नाम आप लोग बताइएगा। मिस्टर खरे का मैंने पीछे किसी वीडियो में इनका जिक्र किया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ये जो है ना मध्य प्रांत के दूसरे मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मिस्टर खरे। इनका पूरा नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो खरे मंत्रिमंडल है उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इनकी होती थी। इन्होंने एक योजना भी शुरू की थी, शिक्षा मंत्री योजना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति कौन सी है। सांस्कृतिक रूप से, जिसकी संस्कृति काफ़ी विस्तृत है, दूसरे लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसी जनजाति है मुरिया जनजाति। ये सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद नहीं है। तो मैंने लोकसभा सांसद भी पूछा था जो महिलाएं, तो मैंने इसको भी शामिल किया राज्यसभा सांसद। तो देखिएगा, सरोज पांडे ये तो हैं राज्यसभा सांसद, छायाबाई वर्मा ये भी हैं, फूलोदेवी नेताम ये भी राज्यसभा सांसद हैं। टोटल 5 लोग हैं ना, हाँ 5 लोग, टोटल 5 लोग, ठीक। सरोज पांडे, छायाबाई वर्मा, फूलोदेवी नेताम। ये जो अनिला भेड़िया है ना, ये विधानसभा सदस्य हैं। मतलब ये सांसद नहीं है, ये विधायक हैं। क्या है, ये विधायक हैं। और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं अनिला भेड़िया, जो कि डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। तो ये विधायक हैं, न कि राज्यसभा सांसद। अब देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। राज्यसभा की 5 सीटें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। एक तो सरोज पांडे हो गई, छायाबाई वर्मा हो गई, फूलोदेवी नेताम हो गई। इसके बाद जो 2 सदस्य हैं राज्यसभा के, 2 पुरुष हैं,
3 महिलाएं हैं 2 पुरुष हैं, तो उनके नाम आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है। बाकी अनिला भेड़िया ये विधायक हैं, विधानसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च स्थान है? सामाजिक दृष्टि से किसको ऊंचा स्थान दिया गया है? तो ये भत्रा जनजाति के लिए ये बोला जाता है कि सामाजिक दृष्टि से उनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अगला देखते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन, सलवा जुड़ूम आंदोलन किसने चलाया था? सलवा जुड़ूम आंदोलन, तो ये जो सलवा जुड़ूम आंदोलन है, ये जो है ना बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधियां काफ़ी होती थी उसके विरुद्ध इसको चलाया गया था, सलवा जुड़ूम आंदोलन को। और ये किसने चलाया था? तो ये आपको बताना है, महेंद्र कर्मा, इन्होंने इसको चलाया था। 2005 में इसको शुरू किया गया था सलवा जुड़ूम आंदोलन को। इसका मतलब होता है शांति यात्रा, शांति यात्रा, क्योंकि बस्तर क्षेत्र भाई वो आज भी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2005 और उसके आसपास ना नक्सल गतिविधियां काफ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत मतलब हालात खराब थे। वहाँ के लोगों को अपने गांव छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा था। तो ऐसे समय में जो महेंद्र कर्मा जी थे, उन्होंने जो है लोगों का नेतृत्व किया, सलवा जुड़ूम आंदोलन को शुरू किया। और इस आंदोलन ने जो नक्सल विचारधारा है उस पर काफ़ी ज़्यादा आघात किया। तो नक्सली इससे काफ़ी बौखला गए और उन्होंने ना महेंद्र कर्मा जी से इस चीज़ का बदला भी लिया था, क्योंकि महेंद्र कर्मा जी ने उस क्षेत्र के लोगों में जागृति लाई। क्योंकि भाई नक्सली कौन बन रहा था? बाहर से तो कोई आ नहीं रहे थे, बाहर से जो बड़े बड़े नक्सली नेता है वो आते थे, यहाँ के लोगों को बरगलाते हैं और उनको जो है अपने साथ शामिल करते हैं। तो महेंद्र कर्मा जी ने उनको जो है उनके तरफ जाने से रोका, मतलब कि नक्सल विचारधारा को छत्तीसगढ़ में पनपने से रोका, लोगों को जागरूक किया कि भाई आपको उस तरफ नहीं जाना है, आपको जो है सत्य का साथ देना है, न कि आपको हथियार उठाना है। तो महेंद्र कर्मा जी ने इसमें काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया। और महेंद्र कर्मा जी के इस कार्य से जो नक्सली थे वो काफ़ी मतलब बौखला गए थे। और 25 मई 2013 को बस्तर जिले के दरबा घाटी में एक घाटी है झीरम घाटी, वहाँ पर जो है नक्सलियों ने अटैक किया। जब महेंद्र कर्मा अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पर जो है महेंद्र कर्मा जी को मार दिया गया नक्सलियों के द्वारा। कहा जाता है कि उनको काफ़ी सारी गोलियां मारी गई थी, मतलब कि लगभग कहते हैं उनके शरीर से काफ़ी सारी गोलियों के जो निशान थे वो देखने को मिले। यहाँ पर ना और भी दूसरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की हत्या की गई थी नक्सलियों के द्वारा। इस तरह का मतलब राजनीतिक नेताओं की हत्या इस तरह का पहली घटना थी हमारे छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के दूसरे एक बड़े नेता थे विद्याचरण शुक्ल, उनकी भी यहाँ हत्या की गई। इसके अलावा एक नंद कुमार पटेल थे शायद, जो अभी वर्तमान समय में हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उमेश पटेल, उनके जो पिता थे उनकी भी यहाँ पर हत्या की गई थी। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को यहाँ मारा गया था, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम महेंद्र कर्मा जी थे, क्योंकि टारगेट यही थे, क्योंकि इन्हीं के कारण जो नक्सल विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बस्तर में समाप्त होना शुरू हुआ था। तो सलवा जुड़ूम महेंद्र कर्मा जी के द्वारा शुरू किया गया था। बाकी ये भी आप ध्यान रखेंगे 2005 में ये शुरू हुआ था। हत्या कब हुई थी? तो 25 मई सन 2013। इसको जो है झीरम कांड के नाम से जाना जाता है, झीरम कांड। इसके लिए जांच कमेटी भी बैठाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो वेरियर एल्विन था भाई, इसने जो है ना हमारे भारत के काफ़ी सारे जनजातियों पर रिसर्च किया, विशेष करके छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति हैं, अबुझमाड़िया जनजाति है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, और इसने जो है काफ़ी कुछ लिखा भी। तो गौर नामक एक जो नृत्य किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, गौर नृत्य, उसको जो है इसने बोला कि ये दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव किस विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं? तो ये नाम आप लोग जो है भाई याद रखिएगा, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं TS सिंहदेव, TS सिंहदेव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं TS सिंहदेव, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव इनका पूरा नाम है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति को आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न माना जाता है, सर्वाधिक समृद्ध माना जाता है? तो ये हलबा जनजाति को आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न माना जाता है। मतलब इनके पास थोड़ा पैसा वैसा जो है दूसरी जनजातियों से थोड़ा ठीक ठाक होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग बिल्कुल टाटा बिरला अंबानी उस टाइप के हैं, लेकिन जो आदिवासी हैं, जनजातीय हैं, उनकी तुलना में थोड़ा सा इनकी जो स्थिति होती है वो ठीक ठाक होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हलबा जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ स्थित है? कुटरू गेम सेंचुरी, ऑप्शन दिया हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, भैरमगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो कुटरू गेम सेंचुरी है, मैं बता दूं ये बीजापुर जिले में है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया होगा। बीजापुर जिले में तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, भैरमगढ़ अभ्यारण्य दोनों ही बीजापुर जिले में है। तो ये जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है कुटरू गेम सेंचुरी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर कर दिया करिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा, और क्वेश्चंस में अगर कुछ सुधार लाना है वो भी बताइएगा। तो वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।